जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लास 8 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 कक्षा 7 का, और इसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अमेजन बेसिन में जीवन। इसका मतलब अमेजन बेसिन में लोग बाग किस तरीके से जीते हैं, वहाँ का रहन सहन, खान पान, तौर तरीके कैसे हैं, ये अमेजन बेसिन के में जीवन का मतलब वहाँ पे जो जीवन शैली है और लोगों के जीने का तरीका है उसके बारे में बताया गया है इसमें। और अमेजन बेसिन कहाँ पर स्थित है? तो स्टूडेंट्स, अमेजन बेसिन जो है उष्ण प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो ये अमेजन बेसिन है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के, जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी के मध्य से गुजर रही है, उसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भूमध्य रेखा है उसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण दोनों ओर के भागों को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। और जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है, मतलब इन्हीं प्रदेशों में अमेजन नदी बहती है। अब यह नदी पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में महासागरों में पहुंच जाती है। पर्वतों से निकलकर जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में क्या महासागरों में यह नदी मिल जाती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। जैसे मुख्य नदी बह रही है और उस नदी में कोई दूसरी अन्य नदी या सहायक नदी मिलकर आकर मिलती है, तो उस मिलने वाले जो स्थान, दोनों नदियों के जो मिलने वाला स्थान है, उस स्थान को नदी का मुहाना कहा जाता है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिलती है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिलती है और ये किसका निर्माण करती है? ये सारी सहायक नदियां अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। इसमें अमेजन नदी में मिलने के बाद ये अमेजन बेसिन के ही भाग होते हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। कौन कौन से देशों से अपवाहित हो रही है ये? ब्राजील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर और कोलंबिया तथा वेनेजुएला, इन देशों से होकर यह नदी क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जलवायु। जलवायु तो अमेजन बेसिन में कैसी जलवायु पाई जाती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम जानते हैं कि अमेजन बेसिन कहाँ पर स्थित है। जैसा कि हमने पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। अमेजन जो बेसिन है वह भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। कहाँ पर फैला हुआ है? भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। ये देखो, ये भूमध्य रेखा के आसपास फैला है अमेजन बेसिन। और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। कैसी जलवायु रहती है यहाँ पर? पूरे वर्ष गर्म और नम, मतलब गर्मी पड़ती है और बारिश भी होती है, तो गर्म और नम जलवायु रहती है पूरे वर्ष। ये है गर्म एवं नम जलवायु यहाँ पर रहती है। कैसी रहती है? गर्म एवं नम। और यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। मतलब यहाँ पर दिन और रात, यहाँ का जो मौसम है वो दिन एवं रात दोनों ही समय में लगभग समान रूप से गर्म रहता है और आर्द्र होता है। मतलब आर्द्रता ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है तो आर्द्रता तो रहेगी, और गर्मी भी रहती है। तो गर्म एवं आर्द्र मौसम यहाँ की विशेषता है। तथा
इस गर्म और आर्द्र मौसम की वजह से मतलब हम चिपचिपाहट भी महसूस करते हैं, मतलब शरीर में ऐसे चिपचिपाहट सी महसूस होती है आर्द्रता और गर्मी की वजह से। इन प्रदेशों में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। इन प्रदेशों में प्रतिदिन, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन बरसात नहीं हो, रोज बरसात होती है, और वो भी बिना चेतावनी की। मतलब पूर्व में हमें कोई पता नहीं रहता कि आज बरसात आएगी या नहीं। मतलब हम जब चलते वहाँ के लोगों देखते होंगे तो मौसम बिल्कुल साफ लगता है, थोड़ी देर बाद बरसात हो जाती है, फिर बरसात होते होते अचानक मौसम साफ हो जाता है, तो ऐसे कोई पता नहीं रहता। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। दिन में जो तापमान होता है अमेजन बेसिन में उच्च होता है, और आर्द्रता और भी उच्च होती है। आर्द्रता क्या होती है? अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। रात के समय तापमान तो कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही रहती है, तापमान थोड़ा बहुत कम होता है। फिर नेक्स्ट है वर्षा वन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण कैसे वन उग जाते हैं इन प्रदेशों में? अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा वन उग जाते हैं, पेड़ पौधे उग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी ज्यादा होती है और तापमान भी अधिक रहता है। तो अत्यधिक वर्षा और तापमान दोनों चीजें मिल गई, और इसकी वजह से यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। और इनकी पत्तियों की शाखाओं से छत सी बन जाती है। मतलब इन सघन वनों की जो पत्तियां होती है, इनकी जो पत्तियों से क्या है, ऐसे शाखाएं आपस में मिल जाती है, पत्तियां आपस, तो एक तरीके से छत सी बन जाती है। और जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है, क्योंकि भूमि पर प्रकाश नहीं जाएगा तो प्रकाश रहित रहेगी भूमि, और नम बनी रहती है, क्योंकि बारिश का पानी तो जा रहा है लेकिन प्रकाश नहीं जा रहा। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, क्योंकि प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता, पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो यहाँ पर वनस्पतियां भी वैसी ही पैदा होगी जो कि छाया में बढ़ सके। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड, मतलब परजीवी पौधे वो होते हैं जो दूसरे पेड़ों की सहायता से उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारे यहाँ देख लो, भारत में अमरबेल देखी होगी, परजीवी पौधा है, एक तरीके से दूसरे पौधे से पोषण लेकर जीवित रहते हैं परजीवी पौधे। तो परजीवी पौधे जो यहाँ पर पाए जाते हैं अमेजन बेसिन में, कौन कौन से परजीवी पौधे पाए जाते हैं? तो यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से परजीवी पौधे पाए जाते हैं अमेजन बेसिन में? तो आर्किड और ब्रोमीलाइड पाया जाता है। वर्षा वनों में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। वर्षा वनों में प्राणी जात, भाई जहाँ वर्षा और तापमान अच्छा होगा वहां पे प्राणी भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्राणी जात की अधिकता होती है। और इनमें कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? देखिए, टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी, जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। मतलब ये भारत में जो सामान्य पक्षी पाए जाते हैं इन पक्षियों से भिन्न होते हैं। ये पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में यहाँ पर बंदर, स्लाथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। जो ये टैपीर है ये किसको खाते हैं? चींटियों को खाते हैं। और इनकी मतलब आकृति कैसे दिखती है? जैसे भेड़िया होता है, कुत्ता होता है, इनकी जैसी आकृति होती है टैपीरों की। और ये क्या करते हैं? चींटियां खाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। सांप और सरीसृप भी इनमें पाए जाते हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। मतलब यहाँ पर मगर, सांप और एनाकोंडा जो कि विश्व का सबसे बड़ा सांप होता है, तो ये अमेजन के वर्षा वनों में पाए जाते हैं। ये एनाकोंडा जो कि विश्व के सबसे बड़े सांप होते हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में
पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है और तापमान भी अधिक होता है, तो यहाँ पर जीव भी अधिक पाए जाते हैं। और स्टूडेंट्स, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, कौन सी नदी की? अमेजन बेसिन की, तब सिर पर सुरक्षा कवच मतलब हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। मतलब घास के कपड़े पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासी थे वहां पे, जिन्होंने इन पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोनसा नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। सहायक नदियां क्या होती है? सहायक नदियां यह वो छोटी नदियां होती है जो आकर मुख्य नदी में मिलती है। छोटी छोटी नदियां आकर मुख्य नदी में मिल जाती है, तो इन छोटी छोटी नदियों को क्या कहा जाता है? सहायक नदियां कहा जाता है। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा होता है। ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधा अमेजन बेसिन में पाया जाता है ना, तो एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मतलब इस ब्रोमीलाइड पौधे की पत्तियों में जल पाया जाता है और इसमें मेंढक जैसे प्राणी अपने अंडे देते हैं इसके अंदर। मतलब इसके एक तरीके से पॉकेट तरीके की होती है जिसमें ये मेंढक अपने अंडे देते हैं। वर्षा वन के निवासी, यहाँ के लोग वर्षा वन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। मतलब यहाँ के जो अमेजन बेसिन में जो लोग रहते हैं वो छोटे से क्षेत्र में वन को काट लेते हैं। छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। मतलब फिर वहां पर काटकर फसल उगाते हैं ये लोग अपने भोजन के लिए। यहाँ पर पुरुष लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं। शिकार करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं पुरुष लोग तो, और महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। महिलाएं जो ये खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, उनका ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टोपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं जो अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। ये चीजें इनको उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं अपनी द्वारा उगाई गई साग सब्जियों से ही अपने परिवार का पालन पोषण करती है। वहां पर कर्तन एवं दहन पद्धति का प्रयोग करते हैं। मतलब कर्तन एवं काटो और जलाओ पद्धति भी कहते हैं इसको, झूम कृषि भी कहते हैं। तो इस पद्धति के द्वारा यहाँ पर खेती की जाती है और इस पद्धति का ज्यादातर कर्तन एवं दहन पद्धति का ये अमेजन वर्षा वनों में लोग प्रयोग करते हैं। इनका जो मुख्य आहार होता है, अमेजन वर्षा वन में जो लोग निवास करते हैं इनका मुख्य आहार मेनियाक होता है। क्या होता है? मेनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं, और इसको दूसरा नाम कसावा है। इसको कसावा भी कहते हैं मेनियोक को। तथा आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। और ये मेनियोक आलू जैसे जमीन के अंदर पैदा होता है ना, वैसे जमीन के अंदर मेनियोक पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोष भी खाते हैं। मतलब चींटियों की रानी और अंडकोष, चींटियों के अंडकोष होते हैं, उनको बच्चे इकट्ठा करते हैं, इनको भी ये लोग खाते हैं अपने भोजन में। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ पर उगाई जाती है। अमेजन बेसिन में कोको और मक्का जैसी फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं, क्योंकि वहां पर जो घर बने होते हैं, ज्यादातर बरसात आती रहती है तो ज्यादातर घर लकड़ियों के बने होते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। तो कुछ परिवार मधुमक्खी के आकार के छत्ते जैसा घर बनाते हैं और उसमें रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। कुछ लोग बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं उसको मलोका कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मलोका किसे कहा जाता है? तो मलोका बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, उन बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों को मलोका कहा जाता है।
जिनकी छत जो होती है वो तीव्र ढलान वाली होती है। तीव्र ढलान वाली क्यों होती है? क्योंकि जो बारिश का पानी आता है वो ठहर ना सके। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। अब आधुनिकता का प्रवेश इनके जीवन में भी धीरे धीरे हो रहा है और इनका जीवन भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। पहले क्या था कि वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी ही एकमात्र क्या था? मार्ग था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। 1970 के दशक में ट्रांस अमेजन महामार्ग बना और इसके बनने के बाद जो सभी वर्षावन के जो स्थान है वहां पर पहुंचना क्या हो गया? आसान हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टरों का भी उपयोग किया जाने लगा। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया और उनको दूसरे क्षेत्रों में बसा दिया। तो इस वजह से उनको जो पौराणिक तरीके से वो जीवन जीते थे उस शैली में भी क्या हुआ? परिवर्तन आया। और जो कुछ बाहर रहे वो अपने पौराणिक तरीके से भी खेती भी करते रहे, लेकिन उनकी जीवन शैली में क्या हुआ? बदलाव भी आया। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। जो आधुनिक विकास की गतिविधियां चल रही ना, इनकी वजह से अमेजन वर्षावन धीरे धीरे उनका क्षेत्रफल घटता जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं एक तरीके से ये। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावनों का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है कि वर्षावन लुप्त होंगे तो बहुत व्यापक प्रभाव होता है, क्योंकि वर्षावन का क्षेत्र धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो फिर पेड़ पौधे कम होंगे तो फिर पृथ्वी का जो संतुलन है वो बिगड़ेगा। अब देखते हैं, कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काट कर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है और किसान क्या करते हैं? उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र इसी तरीके से खेती करते हैं। अब नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। जिस तरह से अमेजन बेसिन में जीवन था उस तरीके से गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उस बेसिन में जीवन किस प्रकार से संभव है, किस प्रकार से लोग क्या करते हैं वहां पर, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ पर स्थित है? तो ये गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के द्वारा इस बेसिन का निर्माण किया जाता है। देखो, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। और यह बेसिन कहां पर स्थित है? यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। कहां पर स्थित है? 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य यह बेसिन स्थित है। अब जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है इसमें जो सहायक नदियां सहयोग करती है, जैसे घाघरा, सोन, चंबल, गंडक और कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां, एवं जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। सुंदरवन का डेल्टा भी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों, एक बार ऐसा क्वेश्चन रीट में आया भी हुआ है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियों के उसमें स्थित है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी इसमें सही माना गया था और बुक में भी है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुकों को मान्य किया जाता है इसमें, तो ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है।
जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, यहाँ की जलवायु कैसी है? मानसूनी है, मानसून पर ज्यादा निर्भर करती है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है, और जो मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर तक यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में यहाँ पर क्या होती है? ठंड होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है और शीत ऋतु में ठंड होती है। जनसंख्या के वितरण एवं पर्यावरण की इसमें क्या होती है? प्रमुख भूमिका भी होती है। इस बेसिन के निर्माण में भाई जनसंख्या का वितरण भी छितरा हुआ है ऐसे। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र में बसने के लिए प्रतिकूल है। यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा नहीं है क्योंकि तीव्र ढलान पाए जाते हैं, तो इसलिए जनसंख्या के बसने के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। छितरी हुई जनसंख्या पाई जाती है, यहाँ पर कम लोग निवास करते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। जो मानव है उसके रहने के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि वहां पर परिवहन के साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं और सड़क मार्ग वगैरह बनाना भी आसान होता है, पानी की उपलब्धता भी रहती है, तो जीवन जहाँ सुगम होगा वहीं तो लोग निवास करेंगे। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए यहाँ पर पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है। क्योंकि जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ये जरूरी ये पूरे मतलब इसमें कई तरह की स्थलाकृतियां, अलग अलग स्थलाकृतियां भी पाई जाती है। तो जो समतल भाग है वहां पर इस तरीके की खेती की जाती है और उस जगह पर सघन जनसंख्या भी पाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिमी बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। चाय के बागान ज्यादातर कहाँ पर मिलते हैं? पश्चिमी बंगाल एवं असम में मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सिल्क का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है ज्यादातर? तो बिहार एवं असम के कुछ क्षेत्रों में सिल्क के कीड़ों का पालन किया जाता है सिल्क, और उनका संवर्धन करके यहाँ पर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। मतलब यहाँ पर मंद ढलान जहाँ पर होता है वहां पर वेदिका कृषि की जाती है, जिससे क्या है भूमि वेदिका कृषि की वजह से भूमि का कटाव नहीं होता। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। मतलब यहाँ पर जो वनस्पतियां पाई जाती है, अलग अलग स्थलाकृतियां पाई जाती है, तो फिर वनस्पतियों में भी भिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में मैंग्रोव वन से घिरा है। डेल्टा क्षेत्र किससे घिरा हुआ है? मैंग्रोव वन से। और मैंग्रोव वनस्पति कौन से जल में पाई जाती है? तो मैंग्रोव वनस्पति स्टूडेंट्स खारे जल में पाई जाती है। ये एक बार ऐसा क्वेश्चन रीट में आया भी है। रीट क्या टेट में आया था ये 2011 की में, 2011-12 की टेट में, 11 की टेट में आया 2011 की में कि मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो खारे जल में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ भी पाए जाते हैं। और जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण के लिए जैसे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, तो वो 1 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में जितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से। और पश्चिमी बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1029 वर्ग किलोमीटर, तथा बिहार का है 1102। अब
जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, इसमें विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव है। और एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र के मैदानों में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल भी पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। इस क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं उनका मुख्य आहार क्या है? मछली एवं चावल। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो, क्योंकि जल का प्रवाह अगर तीव्रता से होगा तो वो अपने साथ भूमि को काट कर ले जाएगा और फसल बह जाएगी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलावण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। मतलब ये जो सुसु है, ये अंधी डॉल्फिन साफ स्वच्छ जल में ही पाई जाती है, तो इसके उपस्थिति से पता लगाया जा सकता है कि ये जल कितना शुद्ध है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, इसमें कई बड़े शहर और कस्बे स्थित है, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी क्या होती है? हो रही है, अब प्रदूषित हो रही है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है और गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। मैदानी इलाकों में लोग सड़क मार्गों एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता, जो कि हुगली नदी का तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है, मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित है। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का कांजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया था? 2 अक्टूबर 2014 को। ये क्वेश्चन भी रीट में आया हुआ है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसके कुछ। टूकन क्या है? टूकन क्या है? एक पक्षी है। मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो मैनियाक जो अमेजन बेसिन का प्रमुख भोजन है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। देवदार एवं फर किसके प्रकार है? तो देवदार एवं फर शंकुधारी वृक्षों के प्रकार है। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? तो बंगाल टाइगर जो मिलते हैं वो डेल्टाई क्षेत्रों में मिलते हैं। इसी के साथ आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।